पाकिस्तान ने रात में करीब भारत के 10 शहरों पर हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान का तो नक्शा ही दुनिया के नक्शे से उसका वजूद खत्म हो जाएगा। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, यहाँ पर पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया। कश्मीर हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। तो उनको पता था कि भाई 2 ईयर प्राइम मिनिस्टर नहीं है। बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से नेस्तनाबूद करने वाली दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं राजेंद्र शर्मा हूं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से टेंशन बढ़ा और उसके बाद भारत ने रिटेलिटरी कार्रवाई की। पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डे थे उनको उड़ाया। उसके बाद वो ये हुआ कि पाकिस्तान ने रात में करीब भारत के 10 शहरों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जो भारत की जो डिफेंस सिस्टम थी उसने उन सभी हमलों को न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर 2। ऑपरेशन सिंदूर 2 मतलब भारत ने जिन जिन इलाकों से भारत पर ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे गए थे वहाँ पर अटैक किया। और आज हालात ये है कि रावलपिंडी, लाहौर, कराची, यहाँ पर पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। इस मुद्दे पर हम कुछ दिनों से चर्चा भी कर रहे थे, आप लोगों के लगातार हमें कमेंट्स भी मिल रहे थे। और आज हमारे साथ फिर से स्पेशल गेस्ट हैं कर्नल डॉक्टर बीबी वत्स। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, धन्यवाद। कर्नल वत्स इस पूरे मामले में पूरा डिटेल से हमारे साथ चर्चा करेंगे। सर, आपने देखा है कितना डेवलपमेंट हो गया। 2 दिन पहले हम तो बोल रहे थे कि पत्ते छांटने होंगे और जड़ों पे कार्रवाई करें, और ऐसा लग रहा है कि अब तो जड़ पूरी साफ ही करने के पे आमदा हो गई है भारत सरकार। 2 दिन के डेवलपमेंट में आपकी क्या नज़र है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? जिस तेजी से और सोचे समझी रणनीति के तहत पॉलिटिकल लीडरशिप ने मिलिट्री लीडरशिप को खुली छूट देकर ये इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कहा, मैं आपको बड़ी शिद्दत के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के देशों के सैनिकों को मिलिट्री हिस्ट्री में एक सबक के तौर पर, एक नायाब ऑपरेशन के तौर पर पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि किस प्रकार पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को और खास तौर से दुश्मन पाकिस्तान को ये जानते हुए भी कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, और उसके बावजूद भी हमने किस तरीके से सरप्राइज को हासिल किया और अपने डेजिग्नेटेड टारगेट्स को बर्बाद किया, वो अपने आप में एक उदाहरण जो प्रिसीजन है वो एकदम एग्जैक्ट है। हमने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से, यानी पाकिस्तान के बाउंड्री में प्रवेश ही नहीं किया जी। जो अलग अलग तरीके के हमारे पास मिसाइल सिस्टम्स थे और जो हमारे पास रॉकेट्स थे, जो प्रोजेक्टाइल्स और दूसरे तरीके के जो थे, ड्रोन्स भी हमने इस्तेमाल किए जी। उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हमने 42 टेररिस्ट कैंप्स के टारगेट्स में से सिर्फ 9 को ही चुना, और वो भी इसलिए चुना कि उन 9 ने पिछले काफ़ी अरसे से जो बड़ी हरकतें हमारे यहाँ देश में की, वहाँ की जो उन टेररिस्ट कैंप्स पर वहाँ पर उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, उन लोगों को इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग की दी गई थी, और अन्य तरह का जो है वहाँ पर नापाक हरकतें चल रही थी। हो सकता है कि अगर हमें सटीक जानकारी फिर दोबारा मिलती है जी, तो ये 9 के अलावा बाकी अगर जो कैंप्स हैं उस पर भी अगर हमें अटैक करने की आवश्यकता पड़ी तो हम जरूर करेंगे। भारतीय सेना ने एक, आप अगर इसको ध्यान से देखें, हमने अपनी आत्मरक्षा में अपना जवाब देने का हक इस्तेमाल करते हुए हमने टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया है जी 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 जी। हमने ना पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया है, ना पाकिस्तान के सिविलियंस को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है जी। और पाकिस्तान ने जो रिटेलिटरी कदम किया है, जो हमारे 15 बॉर्डर्स के नजदीक अवंतीपुरा से डाउन साउथवर्ड नीचे आते हुए भुज तक के जो बिल्कुल जो एयरपोर्ट्स है और वहाँ की जो सिविलियन जनता है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी जी। वो एक सिविलियन एरिया पर अटैक करने का एक नापाक इरादा है, कायराना हमला है जी।
लेकिन हमारे जो देश की जो इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम है जी वो और पूरे यूएसए जी के प्रेशर के बावजूद हमने रशिया से S-400 जो खरीदा, आज हमारे साथ में वो सुदर्शन चक्र जिसे नाम दिया है जी। उसने उसको अपने नाम को साबित कर दिया है। जी कोई भी प्रोजेक्टाइल, चाहे वो मिसाइल थी, चाहे वो ड्रोन था, जी। चाहे वो एयरक्राफ्ट था, वो भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया। जी ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके दूसरी तरफ जब हमने अपना जो एक्शन किया कि कहाँ जहाँ से ये चीज़ें आई थी जी, जी। हमारे देश के अंदर आने की जिन्होंने प्रयास किया था, जी तो 100% सक्सेस रेट के साथ में हमने उसके अभी सिर्फ 9 जो इलाके हैं उस पर हमने एयर डिफेंस सिस्टम का विवाद किया है। जी तो अगर क्वालिटी की बात करें जी तो एक तरफ तो S-400 और हमारे देश का जो निशा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो, और दूसरी तरफ चाइना से मंगाया हुआ HQ-19 जो है वो। तो मुझे ऐसा उम्मीद लगता है कि अगले 2-3 दिनों में जी हम पाकिस्तान एयर स्पेस पर एयर सुप्रीमेसी कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। और एक बार अगर किसी देश की के ऊपर हमारी एयर सुप्रीमेसी हो जाती है तो फिर हमारे ग्राउंड ऑपरेशंस और नेवल ऑपरेशंस करने में बहुत अच्छी कामयाबी होती है क्योंकि एयर स्पेस पर तो हमारा कब्जा है, हमारा प्रभुत्व है। जी तो शायद हम उस दिशा की ओर बहुत जल्दी तेजी से बढ़ रहे हैं और जल्दी ही कामयाब भी होंगे। सर, इन 2-3 दिनों में मैं समझता हूँ 48 घंटे में 72 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, मैं एक बार उसको आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो भारत ने करीब 9 आतंकी ठिकाने उन पर हमले किए। उसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी अफरा तफरी मची। उन 9 में जो ऑफिशियली जो फिगर आया है उसमें 990 से लेकर 200 आतंकी मारे गए जी। और अजहर मसूद और इनके जो दूसरे रिश्तेदार थे मौलाना साहब के, इनके तो कई रिश्तेदार मारे गए हैं, उनकी बहन की उसमें मौत हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा उकसावे की कार्रवाई रही उनके लिए, है ना, और ये रिटेलिटरी हुआ है। उसके बाद कल पाकिस्तान ने रात में भारत के कुछ इलाकों पे मिसाइल्स और ड्रोन्स से हमला करने की कोशिश की। उनका जो है जवाब दिया हमारे S-400 ने और दूसरे। तो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम वो पूरा टेस्ट हो गया कि बिल्कुल सटीक है। अब उसके बाद आज सुबह लाहौर में भारत ने जब हमला किया तो उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। कराची में हमले हुए हैं और सियालकोट में हमले हुए हैं, बहावलपुर में हमला हुआ है, रावलपिंडी में हमला हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि 9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के तबाह हो चुके हैं जी। तो ये अब जबकि इतना बहुत कुछ हो चुका है एक तरह से, तो इसमें तो वॉर ही कहेंगे ना, इस बारे में क्या सोचते हैं? और दूसरा, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने से पाकिस्तान पर क्या असर है? मैं इसको अभी वॉर नहीं बोलूँगा। जी जी। कारण क्या है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। हाँ, भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर पिछले 50-60 साल से हमारी जो सहन करने की क्षमता को टेस्ट किया गया जी लगातार, और हमारे के ऊपर एक के बाद एक अलग अलग तरीके से हमारे पर वॉर किए गए जी, दुश्मन को हम सीधी लड़ाई में 3 बार हराने के बावजूद भी जब वो 1000 कट्स की पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है जी, तो उसको समझना चाहिए कि अब दिल्ली में डोजियर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, डोज देने वाला प्राइम मिनिस्टर है। हाँ, जो प्रॉक्सी वॉर चल रहे थे अब वो बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को उसी की भाषा में डोज दे रहा है और उसकी बहुत अच्छी तरह से पाकिस्तान को अकल ठिकाने आ रही है। अगर एक वीडियो देखें जी, तो पाकिस्तान की असेंबली में एक सांसद रो रहा है, हमें बचाओ। अरे भाई, जब तुम टेररिस्ट को हमारे यहाँ भेज रहे थे तब आप नहीं रोए। जो आपने 27 सिंदूर छीन लिए तब नहीं रोए, और अब जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं और वही सिंदूर आपके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है तो आप रो रहे हो। अरे यार,
कुछ तो सब्र करो, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त, देखते रहो। तो अब एयर डिफेंस सिस्टम उनका तबाह हो चुका है जी। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास उतना हौसला बचा है कि अब वो रिटेलिएटरी कार्रवाई कर सके, क्योंकि जिस तरह से वो कर रहा है, अभी ईरान के पास जा रहा है ड्रोन लेने। देखिए, ईरान तो पहले ही हमारे साथ में बात कर चुका है, और आज मीटिंग भी थी डिफेंस मिनिस्टर के साथ में, सॉरी, और फॉरेन मिनिस्टर। हाँ, दूसरा चाबहार के साथ रहते हुए, और हमारा जो हमने जिस तरीके से ईरान की मदद करी है जी, ईरान को हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं, चाहे वो रोड है, चाहे रेल डेवलपमेंट है जी, और चाबहार के साथ कारण तो और भी हमारे अच्छे संबंध है। दूसरा, ईरान को अमेरिका के खिलाफ जी, अगर कोई साथ दे सकता है हाँ, तो भारत दे सकता भारत है। दे सकता है, बिल्कुल। और ईरान, मुझे नहीं लगता जी, कि भारत की बढ़ती हुई वैश्विक ताकत के सामने पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट का साथ देगा, जी। और क्यों देगा? तो मुझे लगता नहीं है। देखिए, आतंकिस्तान और कटोरिस्तान तो लोग उसको बोलने ही लगे। जी, FATF, फाइनेंशियल एड फॉर टेरर फंडिंग में अब ग्रे लिस्ट से वो ब्लैक लिस्ट में आने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि अब इससे ज्यादा और क्या प्रूफ आपको चाहिए कि आप वो आतंक को फैला रहा है। जी। वो जमाना गया कि जब वो जो है ना घड़ियाली आंसू बहाकर यूएन के अंदर में झूठ बोलकर और मुस्लिम कंट्रीज का खलीफा बनने की जो कोशिश कर रहा था, हाँ, तो वो सब चीजें खत्म हो चुकी है। अब दुनिया सब जानती, सऊदी अरब हमारे साथ में है, UAE हमारे साथ में है, कतर हमारे साथ में है। कोई उसको लोन नहीं देगा, कोई उसको हथियार के लिए पैसे नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर आपने जो पैसा दिया वो वापस तो आना ही नहीं है, और दूसरा गलत कामों में इस्तेमाल होना है। और तीसरा, भारत की जो वैश्विक मार्केट है, उस मार्केट में हर आदमी को अपना एक्सपोर्ट करने के लिए एक हिस्सा चाहिए। आज चाइना भी तो उसी बात के लिए जो है ना अलग खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि चाइना अगर भारत से इस मुकाम पर किसी तरीके का पंगा लेता है तो चाइना की इकोनॉमी पर ऐसा प्रहार हो सकता है जो उसको कई वर्षों तक सालता रहेगा। तो चाइना नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुर्की ने जो गलती करी है अब उसको भी समझ में आने लगा है, क्योंकि तुर्की का जो चीज़ें हैं उसका सबका बहिष्कार होना शुरू हो गया है। और वैसे भी आपको तो मालूम होगा कि 46% की जो इन्फ्लेशन रेट से तुर्की जैसा देश जो पहले से ही इकोनॉमिक रिसेशन में इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ है, वो कब तक पाकिस्तान का साथ देगा? वो पाकिस्तान को एक्चुअली तुर्की और पाकिस्तान दोनों जो है मुस्लिम देशों के, टूरिज्म ही है उनका, दोनों देशों के जो है वो नेता बनना चाहते हैं। और दोनों कंगाल है, और दोनों को जो असली मुस्लिम देश है वो कोई साथ नहीं दे रहा। मलेशिया कुछ नहीं है, इंडोनेशिया उनके बारे में कुछ नहीं बात कर रहा है। लोग तुर्की है जो है ना वो, और आर्मेनिया, अजरबैजान में से हमने आर्मेनिया का जो है किसी और तरीके से साथ नहीं दिए, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से जाहिर बात है कि आर्मेनिया सही, आर्मेनिया हमसे हथियार खरीदना चाहता है, हथियार खरीदना चाहता है, तो हम अपना भला देखेंगे या किसी और का देखेंगे? तो अजरबैजान और ये देश क्या मतलब पाकिस्तान का साथ देंगे? मुझे नहीं लगता है। और अभी तो अगर आपको ध्यान हो तो मैं पिछले 5-6 महीने से ये कहता आ रहा हूँ कि युद्ध तो समुद्र में हो। असली युद्ध तो समुद्र में होगा। अभी नेवी एक्टिवेट नहीं, नेवी एक्टिवेट हमारी नहीं हुई है। जिस दिन आप समझ लिए कराची पर हमला हो गया नेवल जो है वॉरशिप का, उस दिन कराची से पूरा ऑयल साफ हो जाएगा, कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों पे आ जाएगा। देखिए, आप जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन देखिए जी। एक तरफ ओमान है जी, उसके सामने ईरान है, बीच में गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ ओमान है जी, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक लंबा वो नहीं है, उसके बीच में 44 छोटे आइलैंड्स है, और वहां से जो तेल लेकर जहाज निकलते हैं उनको बड़ी नैरो लेन्स में से निकलना पड़ता है। तो ईरान हमारी मदद से अगर हम वहां पर अपने नेवी भेजते हैं, पूरे विश्व के 58% ऑयल को बाधित कर सकता है। और अब नीचे आ जाइए, मलक्का स्टेट, अंडमान निकोबार पे हम बैठे हुए हैं,
और क्वाड जो नेशन है उनको हमारी जरूरत है। जी हाँ। आज ताइवान नीति को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका क्या भारत का साथ छोड़ सकता है? अब उसको अब एक सामरिक तरीके से देखिए ना, साउथ चाइना सी के अंदर में जिस तरीके से चाइना अपने पैर पसार रहा है, जी आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है और जिसको चाहे वो अपना बता देता है, उसको काउंटर करने के लिए कौन करेगा? उसको क्वाड काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया और क्वाड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? भारत है। और भारत की सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी जब एक्शन में आएगी और जब वो ब्लॉकेड करेगी उन सारी चीजों को, तो पाकिस्तान इधर पानी नहीं है और पानी है तो बहुत ज्यादा है। आज पानी छोड़ दिया फिर से। पानी है तो बहुत ज्यादा है, या तो पानी नहीं है और पानी है तो बहुत ज्यादा है। आज और पानी छोड़ दिया है और जो पानी से जो है वो पाकिस्तान को वार्निंग देने की तो अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब ट्रीटी एक तरह से कैंसिल हो चुकी है, तो या एबेंस में है। अब आप सोचिए कि पानी छोड़ दिया है इधर, जो कल ब्रिटेन और रशिया ने एकदम से भारत के साथ की बात कही थी, आज अमेरिका ने अपने टूरिस्ट को चेता दिया है कि आप जो लाहौर में है अमेरिकन टूरिस्ट, वो लाहौर छोड़ दें। लाहौर छोड़ दें मतलब कि वहाँ पे बहुत स्थिति खराब हो गई है। वहाँ का जो है वो क्रिकेट मैच था जो, तो वो अब वो बोले कराची शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन कराची में भी ब्लास्ट हो गए हैं, कराची में भी ड्रोन से अटैक्स हो गए हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि विदेशों में कहीं से भी उसको मदद नहीं मिल रही है। लेकिन हम इस बात को नहीं कह रहे हैं कि भारत बड़ा है और पाकिस्तान छोटा है, हम ये कह रहे हैं कि दुश्मन दुश्मन होता है, हम उसको कमतर नहीं आंकते। पहला जो उसका उदाहरण देखने को मिला कि हमने रात में अचानक किए गए हमले को न्यूट्रलाइज किया, S-400 ने न्यूट्रलाइज किया, हमारा जो आयरन डोम थे उसने अटैक को न्यूट्रलाइज किया। तो हम दुश्मन को कमजोर नहीं मान रहे हैं, लेकिन दुश्मन जो है अपने आप को ताकतवर ज्यादा मान रहा है, भारत से एक कदम बढ़ के आगे बता रहा है और झूठ भी फैला रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये इसमें, जैसा कि आपने कहा नेवल फोर्स की एंट्री होना है, तो नेवल फोर्स की एंट्री आपको लगती है? क्योंकि आज भी विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि हम अभी भी जो है पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, आम जनता पर अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पे अटैक हुआ तो फिर हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, पाकिस्तान की युद्ध करने की क्षमता की बात करते हैं जी। आज पाकिस्तान के पास में तकरीबन 30 से 40% सर्विसेबल एयरक्राफ्ट है सर। जी जी। उनके स्पेयर पार्ट्स उसके पास में नहीं है। बिल्कुल। जहाँ तक नेवी का सवाल है, हमारे पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर विराट और विक्रांत उसी एरिया में है और नेवी में हमारी जो क्षमता है वो पाकिस्तान से तकरीबन 10 गुना है। और एक कमीशन होने वाला है कल पर। एक वो चलता रहेगा, क्योंकि हम इंडिजीनियस काम कर रहे हैं ना, हम अपना खुद बना रहे हैं, हम किसी पर आधारित नहीं है जी। जहाँ तक थल सेना का है, हमारे पास में जो आर्मड कोर है, हमारे पास में जो आर्मड फॉर्मेशंस हैं वो पाकिस्तान से तकरीबन 4 गुना है जी। तो इसका कोई मुकाबला नहीं है हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान नहीं से। है। हाँ, लेकिन भाई डीजल तो चाहिए आपको, भाई आपको तेल तो चाहिए जी। आप हवाई जहाज चलाओगे किससे चलाओगे? आप जी। टैंक चलाओगे किससे चलाओगे? आप बख्तर गाड़ी चलाओगे किससे चलाओगे? जी। हर चीज के लिए तो आपको तेल चाहिए जी। और तेल आपके पास में जो रिजर्व है वो तकरीबन 3 से लेकर 4 दिन तक है जी। और अब तेल को ब्लॉकेट करने के लिए हमारी नेवी में बैठी हुई है। हाँ। अगर आपने चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश बिल्कुल, करी बिल्कुल। तो वो जो ब्लॉकेड होगा, और प्लस आप याद करो ना 71 को हाँ। कराची का जो ऑयल डंप था, ऑयल था पूरा उड़ा दिया। पूरा उड़ा दिया था, तबाह कर दिया था। और अब तो उसमें ऑयल डंप के अलावा, ऑयल इंस्टॉलेशन के अलावा और भी और चीजें भी आ गई हैं जो उनकी सेना से संबंधित है, वो सब उड़ा दी जाएंगी। तो पाकिस्तान के पास में ना तो कोई आवक है और जो है वो बहुत कम समय के लिए है। तो आज पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है। वहाँ की जो आर्मी है वो एक फुग्गे की तरह से अपने आप को दिखा रही है कि हम बहुत बड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान सेना को हमेशा जो है वो बेवकूफ बनाती रही। अब आप अपने गाल खुद बजाते रहोगे तो अब तो पता है ना दुनिया को आप क्या हैं। आप लड़ाई की तजवीज को जानने के अलावा आप सारे काम कर रहे हो, आप हर तरह का बिजनेस कर रहे हो, आप रोड बना रहे हो, आपके पाकिस्तान आर्मी के होटल्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के जो है रिसोर्ट्स हैं, पाकिस्तान आर्मी जो है लैंड में फार्मिंग करती है, पाकिस्तान आर्मी जो है लैंड डीलिंग करती है, उनकी फूड चेन्स है, हर तरह का बिजनेस है। लेकिन लड़ाई के बारे में कभी नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। मैं एक जगह दूसरे चैनल पे बोल रहा था
कि पाकिस्तान के पास में आर्मी नहीं है, आर्मी के पास पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जी बिल्कुल अब सही। अब उस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आज पाकिस्तान आर्मी इस स्थिति में आ गई है जी। और मैं बड़े बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि हो सकता है बहुत जल्दी पाकिस्तान आर्मी के अंदर विद्रोह हो। हाँ, मैं इसी और सिविलियंस जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी से खार खाए बैठे हैं। मैं इसी सवाल पे कुछ दिन पहले वहां के कोर कमांडर के घर के ऊपर में सिविलियंस ने अटैक किया, बिल्कुल, और आप कुछ नहीं कर पाए। और जिस तरह से अभी रिएक्शंस आ रहे हैं सिविलियंस के, हाँ। मतलब सिविलियंस तो सेना का मजाक उड़ा रहे हैं वहां पे, बुरी तरह से उनको कह रहे हैं हमारी भद पिट गई है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि रावलपिंडी पे जब अटैक आया तो पुलिस और पाकिस्तान की पुलिस और वहां के जो आर्मी के ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि ये तो बिजली गिरी है, तो झूठ कहा उन्हें। और पाकिस्तान के लोग इसको सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि किस तरह से उनके आर्मी के ऑफिसर्स, उनकी सरकार उनसे झूठ बोल रही है कि रावलपिंडी में ड्रोन अटैक नहीं हुआ है, बिजली गिरी है। एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि अब पाकिस्तान के पास क्या चारा है या क्या उससे आशंका हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने सुबह कल रात से लेकर सुबह तक अटैक करने की कोशिश की। भारत के बॉर्डर के कई एरियाज हैं, चंडीगढ़ है और उससे लेकर बीकानेर तक है और जैसलमेर तक पूरा जो है सब एयरपोर्ट्स आज भारत ने फ्लाइट्स जो है वो बंद कर दी है। और जब 15-16 जगह पर पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की है और वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का क्या जवाब होगा? एक बदमाश बिल्ली को आप जब घेर लेते हो जी तो वो क्या करती है? पंजा मारने की कोशिश करती है, और तो कुछ नहीं कर पाएगी ना। पाकिस्तान की वही हालत है जी, उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है और पंजा मारने के अलावा या पंजा मार करने की कोशिश करने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको बताया कि उसके पास क्षमता ही नहीं है। हो सकता है अगले 2 या 3 दिन के अंदर में, जो मैं विजुलाइज कर रहा हूं और जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया है, कि पाकिस्तान के में हमें उस पाकिस्तान के एयर स्पेस पर एयर सुप्रीमेसी हासिल हो जाए। एयर सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि उस एयर स्पेस में ना कोई हमारी बिना इजाजत के कोई भी एरियल प्रोजेक्ट, कोई भी एरियल चीज, चाहे वो ड्रोन है, चाहे वो हवाई जहाज है, कोई भी वस्तु जो हमें उड़ने की क्षमता रखती है, वो हमारी बिना इजाजत के नहीं एयरबोर्न हो पाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 2-3 दिन के अंदर में जिस प्रकार से हमारी प्लानिंग चल रही है, मेरा अपना सोचना है कि अगर हमने एयर सुप्रीमेसी हासिल कर ली तो फिर पाकिस्तान को घुटने पे आने के अलावा कोई चांस नहीं है। लेकिन मैं पॉलिटिकल लीडरशिप से सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि हर बार हम युद्ध जीते हैं, युद्ध के मैदान में जीते हैं, लेकिन हारे जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आ रहे हैं, चाहे वो 65 हो चाहे वो 71 हो। तो प्लीज, मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो मोदी जी बैठे हुए हैं, गुजराती है, बिजनेसमैन है, एक अगर देंगे तो 10 लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है एज सैनिक कि जो सैनिकों का खून बहता है, जो अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस करते हैं देश की रक्षा के लिए, वो जाया नहीं जाना चाहिए। फिर दोबारा कभी पहलगाम जैसा नापाक इंसिडेंट करने की हिम्मत पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। वो तभी होगा जब उसकी ISI को बर्बाद कर दे, उसकी पाकिस्तान की सेना को बर्बाद कर दे, और वो तो तभी हो सकता है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, एक बार फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, टहनियाँ नहीं काटनी है, इस बार तो तना और जड़ खड़ा। सर, दूसरा ये हताश इतना पाकिस्तान हो गया है, क्या न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की उसकी हिम्मत रहेगी? चलिए न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात करें जी। न्यूक्लियर वेपन का मैं जो मोटे तौर पर 3 चीजें होती हैं जी। एक वॉरहेड, जिसमें न्यूक्लियर जो है वो चीजें होती हैं जो डेजिग्नेटेड टारगेट पे जाकर फटता है और बर्बाद करता है उसको। दूसरा, उसको उस टारगेट तक ले जाने के लिए जो बॉम्ब होता है पीछे, या मिसाइल होती है, जो बॉम्ब है, मिसाइल है, अलग अलग तरीके उसके अंदर में। और तीसरा होता है डिलीवरी सिस्टम। और डिलीवरी सिस्टम पाकिस्तान की उसमें आज की तारीख में उसके पास में एयरक्राफ्ट है। अब एयरक्राफ्ट डेटोनेट करता है, या जो फ्यूज जिसे कहते हैं, हाँ, वो आगे उसमें होता है नोज में। अगर कोई एयरक्राफ्ट का न्यूक्लियर बम कैरी करना होता है जी, तो उस न्यूक्लियर बम कैरी करने के लिए उसके अंदर में
अलग किस्म के प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, जी। उसको अलग तरीके से उसमें रिनोवेशन करनी, रिट्रोफिटिंग करनी पड़ती है। जी आज की तारीख में हमारी जो क्षमता है, सैटेलाइट हमारे खुद के हैं, जी चाइना बेस्ड नहीं है, हम बिल्कुल। किसी पर आधारित नहीं है। जी पाकिस्तान का एक एक इंच की मैपिंग हमारे पास में है, जी और कहीं से भी कोई एरियल ऑब्जेक्ट उड़ता है, और खास विशेष तौर से ये, तो हमें तुरंत पता लग जाएगा। तो उस हालत में हमारा जो S-400 है, डिफेंस सिस्टम है, जिसके 400 किलोमीटर की रेंज है। हाँ 300-400 किलोमीटर तो भाई आराम से। उसमें 4 तरह के मिसाइल्स है ना, एक 400 किलोमीटर वाली है, एक 250 किलोमीटर वाली है, एक 120 किलोमीटर वाली है, और एक 40 किलोमीटर वाली है। जी अगर हम 400 किलोमीटर वाली रेंज को उसी के इलाके में भी बर्बाद करने की क्षमता करते हैं, जी जब हमें पता लग गया। दूसरा ये है कि उसमें जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर की जो चाबी है, वो अमेरिका की है, वो अमेरिका के पास है। और अमेरिका खुद कह चुका है कि वो आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ में है। अच्छा ये बताइए, रशिया के पास में न्यूक्लियर वेपन्स की कमी है क्या? क्या वो इस्तेमाल कर पाया? बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर पाया। नहीं कर पाया ना। तो अभी तक यूक्रेन साफ हो जाता। हाँ, इजराइल कर पाया? नहीं कर पाया। देखिए, ये न्यूक्लियर बॉम्ब एक ऐसा हथियार होता है जो दिखाने का होता है, लेकिन इस क्षमता को हम नकार भी नहीं सकते। जी खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान का तो नक्शा ही दुनिया के नक्शे से उसका साफ हो जाएगा। वजूद खत्म हो जाएगा। फिर अगर राजनाथ सिंह जी की हम आज से 3-4 साल पहले की एक स्टेटमेंट को सुने, जी मैं बार बार कह रहा हूँ, जी एक बहुत बड़ा पॉलिसी में चेंज का डिसीजन लिया गया था। जी जी वो पहले हम लोग जो बोलते थे कि भाई हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम उसको हमारे पास में एश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। जी अब हमने वो चेंज कर दिया है कि अगर हमारे ऊपर हमें लगेगा कि न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, तो हम उससे पहले अटैक करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज को मतलब कि भारत में संभावना बहुत कम है, और अगर है तो फिर पाकिस्तान ने को अगर हाराकारी करनी है, तो फिर वेलकम, आइए इसको भी देखेंगे। अब सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान की जनता जैसे आपने कहा कि अब नाराज हो रही है, जी, आर्मी के खिलाफ जा रही है, वहाँ की सियासत के खिलाफ जा रही है, जी, तो शहबाज शरीफ और असीम मुनीर का क्या भविष्य है? वो तो खैर दिखाई दे रहा है। आसिम मुनीर साहब तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे, कहीं दिख ही नहीं रहे वो तो। ठीक है ना। परिवार को उन्होंने लंदन भेज दिया है। हाँ, कराची एयरपोर्ट इसलिए बंद करना पड़ा कि बहुत सारे सैनिक अफसर अपने परिवार को बाहर भेज रहे थे, जी, भाग रहे थे। जी। तो मेरा कहना ये है कि अब वो आसिम मुनीर का तो फैसला पाकिस्तान की जनता ही करेगी। दूसरा, शहबाज साहब जो है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह पाएंगे, क्योंकि उनकी पॉलिसीज इतनी नाकामयाब रही हैं, और पहले जो है वो झूठ का छलावा फैलाकर पाकिस्तान की आम जनता को गुमराह करते रहते थे। अब वो नहीं है, अब क्योंकि अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, हर चीज सोशल मीडिया पर है, हर चीज के आपको प्रूफ मिल रहे हैं, हर चीज का जो है लोगों को पता लग रही है। पहले वो क्लैम्प हो जाता था कि भाई पेपर में नहीं दोगे, कोई चैनल में नहीं आएगा, तो पब्लिक को पता ही नहीं लगता था। अब वो नहीं है, अब तो इंफॉर्मेशन खुला है, सब कुछ है, दुनिया में सबको पता है। हाँ, लेकिन गद्दी पे वो बैठे, इमरान को हरा के तो आर्मी की मदद से ही बैठे है ना। वो पूरा चुनाव घोटाला किया उन्होंने, और उसमें जो है पूरी तरह से इमरान की पार्टी को हरवाया, और आर्मी ने उनको बिठाया, तो वो आर्मी के पिट्ठू तो आई। सबसे ज्यादा खुशी तो इमरान साहब है। हाँ। जेल में उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो आपको ही पता है, लेकिन इमरान साहब बहुत खुश है जी। और देखिए, ऑल सड एंड डन, वो एक अच्छा समझदार प्राइम मिनिस्टर था, और पाकिस्तान में समझदारी तो चलती नहीं चलती है, और वो आर्मी के खिलाफ भी जा रहे थे। हाँ, और मौलवी जो है वो अगर किसी देश को चला रहे हों, जिनको खुद को नहीं पता कि क्या वो बोल रहे हैं, तो फिर उस देश का क्या होगा? कुछ तो बोल रहे थे, यही होगा। कुछ तो बोल रहे थे कि पाव भर हमारे पास एटम बम में पाव भर ही भेज देंगे। अब उनको ऐसा लग रहा था कि उठा के बस फेंक ही देना है। नहीं, बस वो तो और कुछ दिवाली के बम की तरह। हर चीज में जो है ना, वो अल्लाह को ले आते हैं। अरे भाई, अल्लाह बहुत बड़ी चीज है, वो सबके लिए पूजनीय है। अल्लाह जनता के साथ है, वहाँ की जनता के साथ में, जनता अल्लाह से बोल रही है कि इनसे छुटकारा मिले। हाँ, क्योंकि भारत के तो बहुत सारे लोग जो है वो
यही चाहते हैं कि यहाँ के सियासी जो है, जो जनता को जिस तरह को बेवकूफ बना रहे हैं, जी। उससे जनता को छुटकारा मिले। जनता डेवलपमेंट चाहती है, जी। पीसफुल चाहती है। जी। तो जनता यही कहती है वहाँ की कि भैया ये सब छोड़ो, डेवलपमेंट की बात करो, भारत जैसे प्रोग्रेसिव बनो। जब वो नहीं हो रहा है तो ये स्थिति आ रही है। और वॉर जो है किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता। अगर रिटेलिएटरी भारत ने कोई कार्रवाई की है तो वो पाकिस्तान के उकसावे पे की है, टेररिज्म को दबाने के लिए की है। और अब फिर से अगर वो पाकिस्तान उस पर करता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। ये बिल्कुल साफ बात है। बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज की तरफ आपने इशारा किया है जी, कि कश्मीर इशू को जो हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा, जी। उसके सहारे आप अपने आप को कब तक बर्बाद करते रहोगे? हाँ। नंबर एक, तो कुर्सी पे कब तक बैठे रहोगे? कुर्सी पे कब तक बैठे रहोगे? नंबर दो, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं जी, कि बलूचिस्तान की जनता को न्याय कब मिलेगा? हाँ। 1948 में खान अब्दुल गफ्फार गफ्फार खान खान। साहब ने, वो तो इंडिया में मिलना चाह रहे जी, थे। जी, जी। सीमांत गांधी जो है वो इंडिया में मिलना चाह रहे थे, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने अटैक करके उसको जबरन वहां पर कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि सबसे रिच हाँ। एरिया मिनरल्स पर वो बलूचिस्तान है। अब वो पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के वो पंजाबी बलूचिस्तान का शोषण कर रहे हैं। आज बलूच आर्मी, दूसरे जो और भी फैक्शंस हैं, जी। वो सब इकट्ठा होकर अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। जी। अगर आप ध्यान से देखें तो हर बलूच के घर के ऊपर में अब बलूचिस्तान का झंडा लग गया है। हाँ। और आज उन लोगों ने फहरा दिया है झंडा। भारत के अटैक से वो इतने खुश हैं कि उनको आज़ादी मिलेगी, ये सोच के हर घर में, और बलूचिस्तान में हर घर में झंडा फहर रहा है। ये आप अंदाजा लगाओ जी, अभी तक हमने बलूचिस्तान के लिए सिर्फ सिंपैथेटिक जी, सपोर्ट के अलावा हमने उनको कोई मटेरियल सपोर्ट या दूसरी तरह की सपोर्ट नहीं दी है। बताइए। आप अंदाजा लगाओ कि अगर हमने बलूचिस्तान के जो ये मूवमेंट है और जो सही मूवमेंट है उसको हमने कश्मीर की तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हाँ। फिर क्या होगा? भाई पख्तूनवा में जो है ना, वो जो वहाँ के कबायली लोग हैं उनको बेचारों को तुम शोषण कर रहे हो। इधर बलूचिस्तान में आप बलूच लोगों को शोषण कर रहे हो। क्यों? अकेला क्या पंजाब प्रांतीय है क्या? ऐसा नहीं है। दुनिया अब समझने लगी है, दुनिया जानने लगी है, पाकिस्तान के लोग भी अवेयर हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है इस बार। हाँ, मोदी जी के होते हुए उनको पता था ना, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ इसको, कि उनको पता था कि भाई डोजियर प्राइम मिनिस्टर नहीं है। बिल्कुल। पहले भी आपको 2 बार डोज दी थी, वो चेतावनी वाली डोज थी। लेकिन अब जो डोज मिलेगी वो रेस्पॉन्स वाली डोज है, आपको अच्छी तरीके से नेस्तनाबूद करने वाली डोज है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और जारी रहेगा। मेरा ऐसा सोचना है जब तक पाकिस्तान घुटनों पर ना आए, पानी उधर से पहले मिलेगा नहीं मिलेगा, और जब मिलेगा तो खूब मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। Thank तो you, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है। अगर पाकिस्तान पानी चाहता, भारत से लाइफ सेविंग ड्रग्स चाहता, डेवलपमेंट की बात करता, तो शायद भारत खुले हाथों उसको ये सब देता। भारत ने पाकिस्तान को ज़मीन दी, पैसा दिया उसको फ्लरिश करने के लिए। लेकिन आज पाकिस्तान ने क्या चुना? पाकिस्तान ने चुना धर्म, पाकिस्तान ने चुना आतंकवाद। तो आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान किस तरह से आगे बढ़ सकता है? शायद पाकिस्तान ये भूल गया है कि वो उसको आवाम के लिए काम करना चाहिए, ना कि इंसानियत के खिलाफ। और यही वजह है कि पाकिस्तान की आज हालत इतनी खराब हो रही है। बाकी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। सिक्योरिटी काउंसिल से उसको बहुत बुरी डांट पड़ी है। तो जाहिर तौर पर ये जो वॉर जो एस्केलेट हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर पाकिस्तान इसमें फिर से कार्रवाई करता है, पाकिस्तान इसमें फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत का अभी ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी है। अगर नेवी पे नज़र डालें तो क्या अगला अटैक नेवी का होगा, और अगर अटैक नेवी का होगा तो पाकिस्तान को फिर से संभलने का मौका नहीं मिल सकता। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।